नमस्कार दोस्तों, ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले का आज 21वां दिन है और जंग के मोर्चे पर बीते 24 घंटे के भीतर क्या हुआ, क्या ऐसी जरूरी खबरें हैं, क्या ऐसी अहम जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए, इस वीडियो के जरिए वही पहुंचाने बताने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी खबर एक आई है ईरान से, अमेरिकी गुमान को तोड़ने की खबर। हालांकि अमेरिका इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिकी वेबसाइट, अमेरिकी मीडिया के जरिए ही खबरें आ रही है कि ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि अमेरिका को अपने जिस फाइटर जेट पर गुमान है, घमंड है, उस फाइटर जेट को F-35 को ईरान ने टारगेट किया है। अब वो फाइटर जेट या तो क्रैश हुआ या इमरजेंसी लैंडिंग हुई, इसको लेकर भी कई तरह की खबरें हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जिस ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार अब कह चुके हैं बीते 12 दिनों 14 दिनों में कि ईरान की नेवी फिनिश, एयरफोर्स फिनिश, ईरान की पूरी ताकत फिनिश, मिलिट्री पावर फिनिश। फिर वो कौन लोग हैं जो ईरान से, अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी फाइटर प्लेन को, जेट को, जिसके बारे में कहा जाता है उसे रडार भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, वो रडार को भी चकमा दे सकता है। दुनिया के एयर डिफेंस, कई देशों के एयर डिफेंस इस फाइटर जेट को लोकेट नहीं कर सकते। उस फाइटर जेट को कैसे निशाना बनाया है ईरान ने, एक बड़ी खबर। इसके अलावा और बहुत सी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस पर खबर यह आई, यह तस्वीर है जो IRGC की तरफ से जारी की गई है, ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को टारगेट करने का दावा किया कि एयर डिफेंस, ईरानी एयर डिफेंस ने रात में करीब 2:50 पर इस जेट को निशाना बनाया। अब यह जेट या तो बुरी तरह से क्रैश हुआ है या क्षतिग्रस्त हुआ है, और यह खबरें अमेरिकी अखबारों में भी छपी है, जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया में और अमेरिकी तमाम अखबारों में। और ये इसकी तस्वीर जो ईरानी मीडिया की तरफ से जारी की गई है जब उसको एयर में लॉक किया गया F-35 को। F-35 क्या है और कौन सा ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास जिसने इसको लॉक किया और टारगेट किया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बड़ा दिलचस्प है कि कैसे टारगेट किया ईरान ने। जो F-35 फाइटर प्लेन है, जिसकी ये तस्वीर यहां आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली और बहुत ही घातक ऐसा फाइटर जेट, जिसे रेडार लॉक नहीं कर पाता, रेडार को चकमा देने वाला फाइटर जेट है, जो अमेरिका के पास कहा जा रहा है लगभग 600 से 650 है। लेकिन 1.5-2 दर्जन ऐसे देश हैं जो अमेरिका से जेट खरीद चुके हैं और उन देशों में इस फाइटर जेट का इस्तेमाल होता है। 2015 से ऑपरेशन में, 18 में अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल हुआ। ये 5th जनरेशन का स्टिल्थ फाइटर जेट है। रेडार से छिपने की इसकी क्षमता है, AI सेंसर, मल्टी रोल मिशन और ये तमाम तरह की इसकी खासियत है। और एक फाइटर जेट की कीमत 80-90 लिखा है, लेकिन बहुत जगह $100 मिलियन है। अब क्या इस फाइटर जेट को ईरान ने गिराया? तो कैसे गिराया? तो पता चला, थोड़ी रिसर्च की तो पता चला एक माजिद नाम का ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, हीट सीकिंग तकनीक पर एयर डिफेंस काम करता है, जेट से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करता है, रेडार पर नहीं दिखने वाले जेट को भी लोकेट करता है, स्टिल्थ विमान भी इंजन की गर्मी छुपा नहीं पाते। इसलिए ये माजिद एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान का, इसने अमेरिकी फाइटर जेट को लोकेट किया। ये उसकी तस्वीर है। अब सोचिए जरा, ईरान के पास तो कुछ है नहीं, ट्रंप के मुताबिक ईरान तो पूरी तरह से खत्म है। लेकिन ईरान अगर अमेरिकी फाइटर जेट को टारगेट कर रहे हैं, ये भी बताएंगे कि अमेरिका के कितने जेट और कितने इस तरह के एयरक्राफ्ट का नुकसान अमेरिका को हुआ इस लड़ाई में, उस पर भी आगे बात करेंगे। ये तस्वीर है, मैंने रिसर्च की, इधर समझने की कोशिश की। भी बताऊं कि हम सब लोग कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं है, डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, तो जानकारी बटोरने की कोशिश करते हैं जो उपलब्ध है गूगल पर और AI के जरिए या तमाम एक्सपर्ट के जरिए, X से जो जानकारी मिलती है। तो ये पता चला कि ये जो सिस्टम है, यही सिस्टम है जिसने उसको लोकेट किया और अटैक किया। अब इसमें खास बात ये दिखी, थोड़ा पढ़ने की कोशिश की तो पता ये चला कि होता है कि रेडार से तो जेट बच जाते हैं, ऐसे जेट डिवाइस किए गए, लेकिन इसकी खास बात ये है कि शॉर्ट रेंज का है, 5 से 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक ये लोकेट करता है। इसकी खास बात 5 से 10 किलोमीटर मैक्सिमम, कम ऊंचाई वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल और लो फ्लाइंग जेट को लोकेट करता है। खास बात ये बताई गई कि जब ये जो
स्टिल्थ फाइटर जेट जब उड़ते हैं बहुत हीट जनरेट करते हैं, और जब इतना हीट जनरेट करते हैं तो ये जो माजिद है एयर डिफेंस सिस्टम उस हीट को कैप्चर करता है, हीट सीकिंग टेक्निक पर काम करता है जिसको इंफ्रारेड होमिंग बोलते हैं, और उसकी वजह से वो लोकेट कर लेता है कि यहाँ इतने किलोमीटर 500-700 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की हाइट पर ये जेट है, और उसके बाद उसको टारगेट करता है। और इस वजह से वो फाइटर जेट स्टिल्थ फाइटर जो अपनी जो हीट जनरेट करते हैं उसको तो छिपा नहीं सकते, खुद भले रेडार को चकमा दे सकते हैं, उसी में हीट सीकिंग एयर डिफेंस के उसमें आया, रेंज में आया, जद में आया, जिसे पहले नाम AD-08 कहा जाता था। इसका पता चला कि ट्रक या वाहन पर लगा होता है, जल्दी इसे तैनात किया जा सकता है, और इसलिए F-35 जैसे स्टिल्थ जेट रेडार से बच सकते हैं, लेकिन वो जितनी गर्मी पैदा करते हैं उसको ये IR मिसाइल उसे पकड़ लेता है। इसलिए माजिद ने एंटी स्टिल्थ भूमिका में इस बार माजिद डिफेंस सिस्टम दिखा। अब दोनों तरफ के दावे, IRGC की तरफ से कहा गया प्रेस टीवी के हवाले से कि हमने कल रात से अब तक दुश्मन के 4 विमानों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। ये IRGC की तरफ से दावा, स्क्रीन पर ये स्पोक्स पर्सन है जिन्हें आप अक्सर देखते होंगे, इन्हीं की तरफ से ये दावा किया गया। उसके बाद ईरान जंग में 16 अमेरिकी एयरक्राफ्ट तबाह होने की खबरें आ रही है, और ये खबर भी दुनिया की तमाम वेबसाइट अखबारों के जरिए, जिसमें अमेरिकी अखबार भी शामिल है, ब्रिटिश और अमेरिकी, जैसे ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि ये खबर यहाँ है, उसका हिंदी तर्जुमा अगर बताएं हेडलाइंस तो 16 अमेरिकी सैन्य एयरक्राफ्ट अब तक नष्ट हुए हैं, कई को नुकसान हुआ है। इनमें 10 MQ-9 रिपर ड्रोन, 3 F-15 फाइटर जेट और एक KC-135 टैंकर विमान शामिल है। जो खबर आई थी अभी पिछले हफ्ते कि रीफ्यूलिंग के लिए जो जेट हैं आसमान में उड़ते हुए फाइटर जेट में रीफ्यूलिंग करते हैं, उनमें से भी एक टैंकर, एक रीफ्यूलिंग वाले जेट को टारगेट किया था ईरान ने, जो बाद में पता चला कि वो विमान पूरी तरह से नष्ट हुआ, दूसरा विमान किसी तरह से बच गया, और ये दुनिया भर के अखबारों में खबर छप रही। मतलब अमेरिका को उस ईरान से कितना नुकसान पहुंच रहा है जिस ईरान की ताकत बकौल ट्रंप खत्म 15 दिन 17 दिन या जंग के 3 दिन के भीतर हो गई। तो ये खबर है, उसी में है कि हमने अमेरिका के घमंड को मार गिराया। जो ईरान के स्पीकर हैं उनका एक बयान आया है, ये बयान मैं देख रहा हूं उनके एक्स हैंडल पर है, उसमें उन्होंने कहा कि F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं था बल्कि अमेरिकी सेना की अजेयता, मतलब ये फारसी में लिखा हुआ उसका हिंदी तर्जुमा है, मतलब उसको डिफीट नहीं किया जा सकता और घमंड का प्रतीक माना जाता था, इसे कोई देख नहीं सकता था और यह हर ताकत से ऊपर था, इसलिए दुनिया में पहली बार इसको निशाना बनाया गया। सही है कि दुनिया में पहली बार F-35 टारगेट बना। अब वो विमान पूरी तरह से क्रैश हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग में पायलट बच गए, ये दोनों में से जो भी सही हो, लेकिन विमान को टारगेट किया गया और ईरान इस पर जश्न मना रहा है कि हमने टारगेट में कामयाबी पाई। ईरान ने यूएस के 10 रडार साइट्स को तबाह किया है। ये ABC न्यूज़ और तमाम वेबसाइट में पहले भी लगातार हम लोग बताते रहे कि कैसे थार्ड से लेकर और एयर डिफेंस सिस्टम जो जॉर्डन में या सऊदी अरब में या बहरीन में या इराक में तैनात थे, उन एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे इराक ने, माफ करें, ईरानी मिसाइलों ने, ड्रोन ने नुकसान पहुंचाया। यह खबर है कि सैटेलाइट इमेजरी और वेरीफाइड वीडियो के जरिए पता चलता है कि जंग शुरू होने के बाद से यूएस और उसके साथियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कम से कम 10 रडार साइट्स पर ईरानी ड्रोन मिसाइलों ने हमला किया। हालांकि एक खबर यह भी है कि 17 साइट्स का नुकसान अमेरिका को हुआ, 17 साइट्स, जिसमें उनकी एम्बेसी में जो उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी शामिल हैं। इतना नुकसान अमेरिका को इस जंग में हो रहा है और ये खबरें उस तरह से आ नहीं रही है। अमेरिका ने लगाई हथियारों की दुकान। अब ये खबर क्यों मैं इस पर बात कर रहा हूं कि जब भी ऐसा होता है कि कहीं जंग होती है और वो जंग अमेरिका छेड़ता है तो उससे अमेरिका की हथियारों की दुकान चल निकलती है। अरबों डॉलर का हथियार अमेरिका बेचने लगता है। अभी जंग का 21वां दिन है और अमेरिका ने अब वेस्ट एशिया के देशों को हथियारों की डील के लिए उनको ऑफर कर दिया है। खबर यह आई है कि ईरान पर हमलों के बीच ही अमेरिका ने खाड़ी देशों को $16.5 बिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी। हालांकि यह भी है, उसका एक प्रोसेस होता है कि अमेरिकन कांग्रेस से पास होता है, लेकिन उसके पहले उसको बाईपास करते हुए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसको इमरजेंसी वेवर के जरिए जारी कर दिया है और उसके बाद ये उनको
ये कर दिया है कि आप खरीद सकते हैं हमसे हथियार, और ये अमेरिका ने इस जंग के बीच में किया। 21वें दिन ये खबर आई। अब सोचिए, दुकान अमेरिका की चल पड़ी है। बहुत लोग, तमाम एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट और जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस जंग से अमेरिका को यह फायदा होगा कि इधर उसको नुकसान होगा, उसके बदले 5 साल तक अपने हथियार बेचेगा, जहाज बेचेगा, एयर डिफेंस सिस्टम बेचेगा, मिसाइल बेचेगा, और जो भी उसके पास है वो सब बेचता रहेगा। पहले अपने खपाता है, पहले हमले करता है, जिन देशों पर हमले करता है उनके आसपास के देशों को भी हथियार बेचता है, और उसके बाद अमेरिका उससे मालामाल होता है। अब ये खबर आई हथियारों की दुकान से कि यूएई को 8.5 अरब डॉलर का हथियार बेचने के लिए अमेरिका ने कहा है, जिसमें 10 FSLI DS काउंटर ड्रोन सिस्टम है, थर्ड लंबी दूरी का रडार है वो है। कुवैत को 8 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी अमेरिका ने दे दी है कि आप खरीद सकते हो, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जॉर्डन को 70.5 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदने की बात की है, जिसमें तमाम तरह के विमान जो पहले से जॉर्डन के पास होंगे उनके मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सिस्टम पे इतना आप खर्च कर सकते हैं, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड अमेरिका करेगा। मतलब अमेरिका की दुकान चल निकली। और यही होता हर जंग के बाद। सबसे बड़ा सौदागर हथियारों का पूरी दुनिया में अमेरिका है। वहां जो आर्म्स लॉबी है, कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां अमेरिकी सरकार की है, कुछ कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका मालामाल होता है दुनिया में हथियार बेचकर। और अमेरिका तो चाहता है कि ऐसी जंग होती रहे, ऐसी जंग चले, और उन जंगों के बाद, ऐसी लड़ाइयों के बाद लाभार्थी अमेरिका ऐसे ही बनता है जैसे अब अरब देशों को खरीदना पड़ेगा। और ऐसे भी जो वेस्ट एशिया के देश हैं पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हैं। अमेरिका ने वहां अपने बेस भी बना रखा, और अमेरिका ही उनकी गारंटी लेता है सुरक्षा की। लेकिन अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी को भेद रहा है ईरान, मिसाइलों से, ड्रोन से। उनके जो गैस और तेल की फैसिलिटी है वहां हमले हो रहे हैं, उनके शहरों पर हमले हो रहे हैं। तो अब वहां बेचैनी है कि अब अपना हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम और जहाज और फाइटर खरीदो, तो अमेरिका की फिर से इसमें लॉटरी लगने वाली है, हथियार ये बिकने वाला है। उसके बाद एक खबर आई कि यूएस ने, पहले खबर आई थी कि 3 वॉरशिप्स यूएस ने रवाना कर दिए वेस्ट एशिया की तरफ, खाड़ी देशों की तरफ, खाड़ी की तरफ। आज खबर आ रही कि 3 और युद्धपोत रवाना किए, कुल जमा हो गए 6। और इसमें खबर यह है कि 8000 सैनिकों की तैनाती हो रही है। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि 2500 मरीन कमांडो का डिपार्चर हुआ था। अब ये 8000, मतलब अमेरिका अब बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो घेराबंदी हुई है और फंस गया है अमेरिका, तो अब क्या ये वॉरशिप्स भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक तो पहुंच नहीं सकता, या वहां उस तरह से लड़ाई हो नहीं सकती। तो फिर क्या करेगा अमेरिका, इस पर नजर होगी, या अभी पोस्चरिंग है। पोस्टरिंग है दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि हमने इतने युद्धपोत भेज दिए। जैसे 7 दिन पहले हर चैनल पर खबर चलने लगी कि 7th फ्लीट भी अमेरिका वहां भेजेगा, जो कभी अमेरिका ने 71 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच भेजा था, हालांकि उसको लौटना पड़ा, वो अलग कहानी। तो ये खबर आई है, अमेरिका की गर्दन फंसी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी है, पूरी तरह से दबोच रखा है ईरान ने। और अब ट्रंप के सामने यही है कि कैसे वहां से गर्दन निकालें। अब ये है ईरान से वीडियो आया है कि हर रोज आता है, ईरान ने मिसाइलों की 67वीं खेप दागी है। ये ईरानी मीडिया ने जारी किया। हर रोज नए नए मिसाइलों के नाम होते हैं, खुर्रम शहर से लेकर और अलग अलग। हालांकि मैं फिर कहूँगा, जितनी मिसाइलें दागी जा रही है, उन मिसाइलों की जद में इजराइल में जो तबाही हो रही है शहरों में, उसकी तस्वीर उतनी नहीं आ रही है। कहा जा रहा है बहुत वहाँ सेंसरशिप है, लेकिन ईरान की तरफ से ये तस्वीर आई है। उसके बाद जो मैंने कहा कि वेस्ट एशिया के देशों में जो गैस और तेल की फैसिलिटीज़ है, रिफाइनरी है, LPG सेंटर है, LPG का जो भंडार है, गैस भंडार है, गैस फील्ड है, वहाँ अब ईरान ने पिछले 4 दिनों से हमला करना बहुत तेज़ी से शुरू किया है, जिसमें सबसे बड़ा हमला ईरान ने कल कर दिया था कतर में। और कतर में रासफान में अटैक किया था तब जब ईरान के गैस फील्ड पर पहले इजराइल ने अटैक किया, जिसके जवाब में कल ईरान ने कतर पर किया। अब खबर आ रही कुवैत की रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। ये तस्वीर है, हालांकि ये तस्वीर मैं कुछ देर पहले देख रहा था। मधुरेंद्र भारतीय रिपोर्टर है जो इन दिनों माफ़ करें इजराइल में है, उनके ट्विटर हैंडल पर दिखा। अभी ये देखिए, ये जो है ये खबर आई है
कुवैत के अल अहमदी स्थित रिफाइनरी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। हमले के बाद प्लांट के बड़े हिस्से को बंद किया गया है। ये आज की तस्वीर आई है। और अगर इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है लगातार, तो अब दुनिया की चिंता ये है, जिसमें भारत भी शामिल है। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी जंग को रोकें या युद्ध को कैसे इसको नियंत्रित करें स्थितियों को, इसको लेकर उन्होंने कई राष्ट्राध्यक्षों से बात की थी, फ्रांस से लेकर और अलग अलग देशों में। तो इसलिए क्योंकि अब इसकी चोट, इसकी मार तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के साथ दुनिया के 50 देशों तक या तमाम देशों तक पहुंचेगी। और ये उस बात का सबूत है जिस तरह से ईरान हमले करा। ईरान को चिताया जा रहा, धमकाया जा रहा। वेस्ट एशिया के देशों ने रियाद में एक दर्जन से ज़्यादा अरब देशों और इस्लामिक देशों ने मीटिंग करके चिताया। लेकिन ईरान करे क्या, मरता क्या न करता। जब वो बार बार ईरान कह रहा है कि चूंकि आपकी ज़मीन से हमले हो रहे हैं हमारे देश पर। और दूसरी बात, ईरान का लॉजिक है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, और यही अमेरिका की चिंता है, क्योंकि कुवैत से लेकर कतर तक में, सऊदी अरब से लेकर और वेस्ट एशिया के देशों में, वहाँ जो ऑयल फील्ड और गैस फील्ड है, जहां जितनी रिफाइनरी है या इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं, उसमें अमेरिकी कंपनियों की 20%, 30% हिस्सेदारी है। $बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। तो अब उन इन्वेस्टमेंट पर भी चोट कर रहा है ईरान, और ईरान इसकी परवाह नहीं कर रहा है कि तेल गैस का क्या होगा, क्योंकि ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने बीते सप्ताह अटैक किया था। यह खबर है कतर की। कतर की खबर आपने कल भी देखी होगी कि कतर में जो एलएनजी फैसिलिटी है, उस पर, गैस फील्ड जो कतर में है, उस पर बड़ा अटैक ईरान ने किया था इजरायली हमले के जवाब में, रास लफान में। अब कहा जा रहा है कि वहां इतनी तबाही हो गई एलएनजी गैस फैसिलिटी को कि 70% तक उनकी फैसिलिटी तबाह हो गई है, और अगला 5 साल इसमें लगेगा इसको रिपेयर करके वापस वहीं पहुंचने में जितनी सप्लाई होती थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने में इसका असर इतना दिखेगा जो शायद आज सोच नहीं पा रहे। और ये वो जगह है जो एक इंडस्ट्रियल हब है, और यहाँ सबसे अधिक एलएनजी प्रोडक्शन होता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा एलएनजी प्रोडक्शन होता है, दुनिया के देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और इसलिए यहाँ पर हमला होना बहुत बड़ा झटका है। अब ये 17% अगर एलएनजी की कैपेसिटी तबाह हुई, इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। और ये खबर तो आ ही रही है, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि अब 180 प्रति बैरल तेल के दाम हो सकते हैं, जो जंग के पहले 90 से 100 के बीच थे। बीच में कुछ बढ़कर 108-10 हुए। कल परसों बीते 48 घंटों में 15 से 20% का इजाफा हुआ। अब एक अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है, जो अमेरिका का ही अखबार है, WSJ ने, कि अगर जंग जारी रही इसी तरह से, ईरान बदले की कार्रवाई में वेस्ट एशिया के देशों के गैस और तेल भंडारों पर या उनके एक्सपोर्ट सेंटर पर या फैसिलिटीज पर इसी तरह से हमला करता रहा, तो $180 प्रति बैरल तेल की कीमत हो सकती है। समझिए 80% बढ़ेगा। और जब इतना बढ़ेगा, बहुत सारे लोग तो $300 प्रति बैरल भी कर रहे हैं। एक समय में ये 2008 में $147 तक गया था। 2008 147 मैक्सिमम जब मंदी आई थी पूरी दुनिया में। और अगर 180 होगा तो समझिए तेल की कीमत क्या होने वाली है, हमारी और आपकी जेब पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सन की और सिर्फ ट्रंप को इसकी चिंता शायद नहीं है, इसलिए वो बार बार उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। भारत, अमेरिका ने 320% नष्ट किया, 500% का टारगेट है। ये ईरानी स्पीकर ने तंज में लिखा है अपने एक्स हैंडल पर, जिसमें उनके दिमाग में ट्रंप का वही बयान होगा जिसमें ट्रंप कहते हैं कि अब कुछ भी बचा नहीं ईरान के पास मिलिट्री पावर। तो उन्होंने लिखा कि ईरान के 320% मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए जा चुके हैं। परसेंट में 100 होता है, पैमाना 100 होगा, जो भी होगा उसके नीचे होगा। 320% नष्ट किए जा चुके हैं। इसके बावजूद ईरान अभी भी तेजी से मिसाइलें दाग रहा है। अब दुश्मन का लक्ष्य है कि 500% तक मिसाइल लॉन्चर नष्ट किया जाए। मतलब मजे ले रहे हैं कि भाई 100% नहीं, 500% नष्ट कर दोगे, इस तरह की बात की जा रही है। अमेरिकी सेना की एक अनोखी उपलब्धि, ये ईरानी स्पीकर ने लिखा। उसके बाद जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है इजराइल ने हमारे बुनियादी ढांचे पर जो हमला किया, उसका जवाब हमने अपनी ताकत का सिर्फ छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करके दिया है, लेकिन हमारे ढांचे पर फिर हमला हुआ तो हम बिल्कुल संयम नहीं बरतेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि हमने जो रेस्पॉन्ड किया है ये अभी छोटा जवाब है, पूरी ताकत का हमने इस्तेमाल नहीं किया। और वो अगर उस तरह से ईरान, जिस तरह से हमले 48-72 घंटे में ईरान ने किया है,
जिस तरह से वेस्ट एशिया के देशों की तेल और गैस फैसिलिटी पर हमला किया है, वो बड़े संकट की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। हॉर्मुज से गुजरने पर टोल, एक खबर आज ये आई फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से और दुनिया के अखबारों में छपी है कि ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले के लिए कुछ नियम बना दिए। चूंकि हॉर्मुज वो इलाका है, बहुत बार मैं ग्राफिक्स के जरिए समझा चुका हूं, जहां ईरान की सुप्रीमेसी है। तो जहाज़ों से के लिए बनाया गया सेफ कॉरिडोर हॉर्मुज में बिना अनुमति के एंट्री नहीं देगा। एक टैंकर से $2 मिलियन टोल लेने का दावा किया गया। कुछ खबरें छपी कि ईरान अब वहां से निकलने के लिए सेफ पैसेज के बदले मोटी रकम वसूल रहा है उन तेल टैंकर को, जहाज़ों को, कार्गो शिप से। ये खबर आई, हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कुछ कहा नहीं गया। उसके बाद ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि शहीद हुए नेता की हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों में खतरनाक नई मिसाल पेश कर दी है। दुनिया के खिलाफ मजबूती से आवाज़ नहीं उठाई तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। इसकी आग कई देशों को अपनी चपेट में ले सकती है, ये उन्होंने बयान दिया है। हमले में मारे गए, एक खबर ये भी आई कि आज IRGC के 2 कमांडर, दोनों की तस्वीर है, 2 कमांडर IRGC के हमले में ये मारे गए। चूंकि माफ करिए, IRGC के हमले, इजरायली हमले में मारे गए IRGC के कमांडर। और टारगेटेड ढंग से चूंकि इजराइल कर रहा है किलिंग, हर रोज खबरें आ रही है, तो ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC के प्रवक्ता मोहम्मद नैनी अमेरिका और इजराइल के एक एयर स्ट्राइक में मारे गए। और बासित सेना के इंटेलिजेंस हेड ईरानी जनरल इस्माइल अहमदी भी मारे गए। बासित वहाँ का पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ की है। तो बहरहाल लास्ट में ईरान पर अमेरिका इजराइल के मकसद अलग अलग। एक बयान आया था, कल रात में देख रहा था कि US इंटेलिजेंस की चीफ हैं जो तुलसी गबार्ड, उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल के इस युद्ध में दोनों के टारगेट, लक्ष्य, उद्देश्य अलग अलग। इजराइल का मेन लक्ष्य है ईरान की राजनीतिक और नेतृत्व व्यवस्था को कमजोर करना, सैन्य नेतृत्व, जबकि अमेरिका का लक्ष्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और नौसैनिक क्षमता को खत्म करना। हालांकि तुलसी गबार्ड का पहले भी विवादित बयान आया, इस बार भी अगर वो कह रही हैं दोनों के लक्ष्य अलग हैं, तो अलग हैं तो फिर दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन में इस तरह से तबाही मचा रहे हैं। और तुलसी वो हैं जिन्होंने पिछले साल जून में कह दिया था कि ईरान का मकसद न्यूक्लियर बम बनाना नहीं है, जिसकी वजह से काफी विवाद हुआ और कहा गया ट्रंप भी उनसे नाराज हुए थे। वापस लौटते हैं पहली खबर पर। और अब अगले 24 घंटे में फिर जो खबर होगी कल वीडियो के जरिए बताऊंगा। लगातार हम जैसे लोग दुनिया भर के अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जो भी जिस भी माध्यम से कुछ जानकारी मिलती है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।